हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? वो बेसिकली ये होता है कि इट इज़ अ रीजन इन विच चार्जेस आर क्लोजली स्पेस्ड। मतलब वो एक ऐसा रीजन होता है, ठीक है, जिसमें चार्जेस जो हैं वो बहुत पास पास रहते हैं। मतलब वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके नहीं रखते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर चार्जेस पास पास हो तो हम कहते हैं कि उस रीजन में क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक ऐसा रीजन जहाँ पे हमारे चार्जेस कुछ इस तरह से पास पास हैं, पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो ऐसा जो भी रीजन होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे कि इसमें क्या है, हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अब क्या है, इसके तीन टाइप्स होते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। पहला हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये वन डायमेंशनल में होता है, मतलब सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अगर हमारे पॉजिटिव चार्ज क्लोजली स्पेस्ड हैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन में। ठीक है, अगला जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2D होता है। ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा 1D हो गया, ये हमारा 2 डायमेंशनल हो गया। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 डायमेंशनल टाइप का होता है। मतलब अगर हमारे पास ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें जो भी अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर जो चार्जेस हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होंगे इस पूरे वॉल्यूम में, तो उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया हमारा कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और उसके तीन टाइप्स। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे जितने चार्ज हैं अपॉन जो लेंथ है, मतलब क्योंकि ये वन डायमेंशनल की बात हो रही थी, तो क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये डिनोट किया जाता है लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, dq अपॉन dl। मतलब कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे जितना चार्ज है अपॉन इसकी पूरी लेंथ जो है, ठीक है, वो हो जाता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब क्योंकि हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। तो हमने क्या किया, ये मान लिया हमारा कि ये हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया dl लेंथ का। ठीक है, और क्या करना है, हमें किसी एक पॉइंट पे इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट dl लिया और एक पॉइंट हमने लिया। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने लिया और ये हमारा ओरिजिन है। तो क्योंकि हम सारा कुछ वेक्टर के फॉर्म में अभी कर रहे हैं तो वेक्टोरियली देखते हैं। तो क्या है, इस dq का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वो है हमारा, मान लेते हैं r'। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं कि r है। ठीक है, तो एक ये हो गया पोजीशन वेक्टर, एक ये हो गया पोजीशन वेक्टर, और ये जो होगा ये वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, मतलब या फिर लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो एक एलिमेंट हमारे पास चार्ज का यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके अलोंग फोर्स लगेगा। तो इस पोजीशन वेक्टर को, इस वेक्टर को हमने मान लिया r0। ठीक है, तो अब क्या है, इस पोजीशन वेक्टर को निकालने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि ये क्या है, r' प्लस वेक्टर r0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर r।
तो वेक्टर आर नॉट जो हो गया वो हो गया हमारा वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया वेक्टर जो इन दो पॉइंट्स को जोड़ता है, मतलब जिसके अलोंग हमारा फोर्स निकलना है। और ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे, इस पे हमने मान लिया कि जो चार्ज है वो क्या है, Q नॉट है। ठीक है, तो अब हम कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे दोनों के बीच में फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ हमारा क्या है, फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर होता है जो दो पॉइंट्स को जोड़ता है, मतलब जहाँ पे चार्ज Q1 है और जहाँ पे चार्ज Q2 है। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक चार्ज हमारे पास Q नॉट है और दूसरा हमारे पास क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मतलब उस पूरे लेंथ के अलोंग है। तो ये जो फॉर्मूला है, इससे अगर हम dq की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl। ठीक है, मतलब जो चार्ज है हमारा वो कितना है, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई जो dl है हमारा उस लेंथ का एलिमेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि ये dq है और इस पूरे के अलोंग हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे पूरे लेंथ के अलोंग और कितना, लेम्डा इंटू dl जो कि हमारा ये चार्ज है अपॉन डिस्टेंस क्या है, आर नॉट का स्क्वायर, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। और क्योंकि हमें डायरेक्शन में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, आर नॉट कैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया हमारी फोर्स की वैल्यू। और ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl है। ठीक है, तो ये क्या है, चार्ज, और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम, और ये क्या है, लेंथ, इसकी SI यूनिट होती है मीटर। मतलब SI यूनिट ऑफ ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हो जाएगा हमारा कूलम पर मीटर। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम आगे बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो अब हम आते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे हमने पहले क्या देखा था, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी था उसमें क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमारा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पर यूनिट एरिया यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये हमारा होता है dq अपॉन ds। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक सरफेस है जिसकी एरिया है s, ठीक है, तो ये जो इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा, dq अपॉन ds, मतलब जो जितनी चार्ज है उस पर अपॉन जितना उसका सरफेस एरिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं किसी पॉइंट पे। ठीक है, इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट चार्ज हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, इस पूरे सरफेस में से एक एलिमेंट सरफेस यहाँ पे हमने कंसिडर किया है जिसकी एरिया हो गई ds। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से है r डैश। ठीक है, और जिस पॉइंट पर हमें निकालना है उसकी पोजीशन वेक्टर है r। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, ये एक वेक्टर हो गया जिसके अलोंग हमारा फोर्स लगना है। ठीक है, तो ये हो गया r, वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश। ठीक है, तो अब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कूलम्ब्स लॉ में, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। ठीक है, और ये क्योंकि हमें पूरे सरफेस के अलोंग चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले एलिमेंट के कारण निकाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, dq
इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। ठीक है, तो एक चार्ज तो हमारा ये हो गया, दूसरा चार्ज, एक चार्ज ये क्यू नॉट इस पॉइंट पे है, दूसरा हमें जो यहाँ पर है इस एलिमेंट पे, तो ये क्या हो गया हमारा सिग्मा इंटू डी एस। ठीक है, तो सिग्मा डी एस अपॉन आर नॉट का स्क्वायर जो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इनटू जो वेक्टर है मतलब आर नॉट कैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कैसा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है मतलब सिग्मा क्या है, डी क्यू अपॉन डी एस है, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। तो इसकी ऐसा यूनिट कूलम, और क्योंकि ये एरिया है तो एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसकी जो यूनिट हो गई वो हो गई कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके बारे में हमने पढ़ा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लिया एक पॉइंट पे, किसके कारण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। अब हम आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे, मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है यहाँ पे। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा एक वॉल्यूम मतलब एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी टोटल वॉल्यूम क्या है, v है। इसमें हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी वॉल्यूम क्या है, dv। ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर है, इस वॉल्यूम एलिमेंट का क्या है, वेक्टर r डैश, और जिस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसकी पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r। तो जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, जिस लाइन के अलोंग, उसका वेक्टर हो जाएगा वेक्टर r नॉट। ठीक है, और वेक्टर r नॉट हम ऐसे निकालेंगे जैसे हमने पिछले दो केसेस में निकाला था। ठीक है, तो इसे हम दिखाते हैं रो से, जो कि क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी वी। ठीक है, तो इसे हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है हमें, तो जो फॉर्मूला है हम वो अप्लाई करते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू क्या है, हमें क्या करना है कि इस एलिमेंट की हेल्प से पूरे वॉल्यूम का निकालना है, सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमने क्या किया, क्योंकि Q1 हमारे पास क्या है, Q0 है, एक चार्ज हमें पता है, दूसरा चार्ज हमें पूरा नहीं पता है, एक एलिमेंट पे पता है। ठीक है, तो एक एलिमेंट के लिए लिखेंगे हम, ठीक है, और उसे हम पूरे वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब रो डीवी क्या हो गया, एक एलिमेंट पे हमने इंटीग्रेट कर दिया पूरे वॉल्यूम के अलोंग, तो पूरे वॉल्यूम पर निकल जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, एलिमेंट और उस पॉइंट जहाँ पे Q0 चार्ज है, R नॉट डिस्टेंस, इसका स्क्वायर इनटू जो वेक्टर है हमारा, मतलब जो डायरेक्शन हमें दिखाता है R नॉट कैप। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया आज, लीनियर चार्ज डेंसिटी देखा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों के कारण हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हमने निकाला। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस पे बेसिक क्वेश्चंस हम करेंगे। तो ये है हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है, What charge would be required to electrify a sphere of radius 25 cm so as to get a surface charge density of 3 by pi coulomb per meter square? ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, मतलब कि सिग्मा इज इक्वल टू 3 बाई पाई कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे को दे रखा है, ये गिवन है। अब हम क्या देखते हैं और क्या क्या गिवन है, रेडियस हमारे पास दे रखा है, रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर्स। तो हमारे पास रेडियस आ गया, हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब क्योंकि इसमें क्या दे रखा है कि एक स्फेयर है,
एक स्फेयर है, तो क्योंकि इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि या तो वो हॉलो स्फेयर है, या फिर अगर मेटल का भी स्फेयर है तो क्या होता है कि जो स्फेयर होता है उसमें चार्जेस बाहर की ओर आ जाती है, मतलब आउटर सरफेस पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं चार्जेस। तो हम क्या करेंगे, जो आउटर सरफेस पे अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मतलब हम जो सरफेस एरिया निकालेंगे वो क्या होगा, हमारा बाहर का सरफेस एरिया, मतलब उसमें हम वॉल्यूम कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो हमारा सरफेस एरिया होता है स्फेयर का, वो क्या होता है 4πr², ये हो जाता है सरफेस एरिया, मतलब S = 4πr²। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सिग्मा = dq/ds, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ds = dq। अब हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds = इंटीग्रेशन ऑफ dq। तो हमें मिला यहाँ पर सिग्मा s = q, मतलब q = सिग्मा s, और यही चार्ज हमें निकालना है। मतलब कितना चार्ज हो, मतलब कितना चार्ज हमें रिक्वायर्ड है एक स्फेयर को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, ताकि उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना हो, 3/π कूलम/m² हो। हमें एरिया दे रखा है, S दे रखा है, सिग्मा हमारे पास पता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, Q निकाला = 3/π, S कितना है हमारे पास 4πr²। तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आया, Q = 3/π × 4π × 0.25 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास Q = निकल के आया 0.75 कूलम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्या है, द रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज अबाउट 7 × 10⁻⁻15 मीटर्स, और गोल्ड न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है 79। Assuming that the positive charge is distributed uniformly throughout the nuclear volume, find the volume charge density। मतलब हमें अज्यूम करना है कि जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है उसके न्यूक्लियस के अंदर, और हमें फाइंड करना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, dq/dv। हमने इसको क्या लिखा, ρdv = dq। हमने इंटीग्रेट किया तो फॉर्मूला निकल के आया ρ = q/v। अब इसमें क्या है, वॉल्यूम हमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, एक स्फेयर होता है, और उसी के अंदर पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो वॉल्यूम हो गया हमारे पास 4/3πr³। 4/3π इंटू रेडियस हमारे पास कितना है न्यूक्लियस का, 7 × 10⁻⁻15 मीटर्स, इसका क्यूब, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 79 है। तो चार्ज कितना होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितना उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। तो कितना होता है 79। तो टोटल चार्जेस कितने हो गए, अगर एक प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स है, तो 79 प्रोटॉन्स पर चार्ज कैसे निकालेंगे, 79 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास Q आ गया, वॉल्यूम आ गया, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हमने निकाला 79 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अपॉन ये कूलम हो गया, और ये हमारा मीटर क्यूब में होता है। तो ये जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 8.8 × 10⁻24 कूलम/मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि क्वेश्चन में हमें पूछ रखा था। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा इजी सा टॉपिक था, इसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे, ठीक है। तो अगर आपको अब भी इस लेक्चर में कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें मैं रेगुलर PDFs डालता रहता हूँ, असाइनमेंट्स रहते हैं, मेरे नोट्स रहते हैं, ठीक है। तो और लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।